कहाँ तक पहुंचे थे? पलासी का बॉक्स बनवाए थे हम। ठीक ठीक। देखिएगा, हम लोग जो काम कर रहे थे, काम को समझिएगा, काम हम लोग कैसे कर रहे थे। ठीक है ना? सही है? सही है ना? हाँ। बढ़िया फिगर आ रहा है। हाँ, बढ़िया लग रहा है जी। डीसी है, सही में डीसी है ये। जबरदस्त। आज आज उधर पैक कर दिया। हाँ, वहाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं, गद्दा वाला हॉल नहीं बेचा बैठता है, उसी तरह बैठता। हम लोग ट्रैक पर बात कर रहे थे नहीं? तो एक ट्रैक पर हम लोग का काम तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये ट्रैक तो क्लियर है। अब दूसरे ट्रैक की तरफ जाएंगे तो एक तरफ को मारना पड़ेगा, किसको? औरंगजेब को। और दूसरी तरफ स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करनी पड़ेगी। नहीं, तो स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करेंगे तो यहाँ पर कौन? बंगाल। और बंगाल का दो डायरेक्शन खुलेगा, 1757 और 1764। इस पर काम कर चुके हैं। और इसको काम करने के लिए हमको लेना पड़ा किसको? रॉबर्ट क्लाइव को। तो 1764 का काम करेंगे तब तो उत्तर भारत में कब्जा होगा। ठीक है, खाली काम कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, काम समझिएगा। लिखिएगा। हाँ, बॉक्स बंद कीजिए, बॉक्स बंद कर दीजिएगा। काम समझिएगा, काम हम लोग क्या कर रहे हैं। लिखिएगा। लिखिएगा स्पेशल नोट्स। टाइटल में लिखिएगा बंगाल के नवाब। थोड़ा बंगाल के नवाब को कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। स्पेशल नोट्स में लिखिएगा टाइटल में बंगाल के नवाब। हर बार चेंज होता है, ट्रैक चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रैक करके लिखिएगा बंगाल के नवाब। बंगाल के नवाब में लिखिएगा बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की। बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना मुर्शीद कुली खां ने की। कब? 1717 में। लिखिएगा मुर्शीद कुली खां, ब्रैकेट में लिखिएगा इसके पास 1717 में। देखिएगा इसके पास बंगाल का दीवानी और फौजदारी, इसके पास बंगाल का दीवानी और फौजदारी दोनों जिम्मा था, दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मा, जिम्मेदार नहीं, जिम्मा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दीवानी और फौजदारी। इस प्रकार 1717 में बंगाल में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना। थोड़ा सा ट्रैक घुमाए, हर बार टेस्ट चेंज हो जाता है क्योंकि सेम पैटर्न चेंज होता नहीं, हमको भी मजा नहीं आएगा और लगेगा कि कुछ नयापन आना चाहिए। 1717 में 1717 में स्वतंत्र सत्ता की स्थापना। हाँ हाँ, गड़बड़ा गया लड़का। देखिएगा मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दी। मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया था, स्थानांतरित कर दिया था। मुर्शीद कुली खां ने ही बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद हस्तांतरित कर दिया था, ट्रांसफर कर दिया था। हस्तांतरित समझे ना? ट्रांसफर कर दिया था। हाँ, लिखिएगा। लिखिएगा अन्य महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब में शामिल। टाइटल लिखिएगा अन्य महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब में शामिल। अन्य महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब में शामिल। अन्य महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब में शामिल। देखिएगा एक नाम अली वर्दी खां।
अली वर्दी खां। अन्य महत्वपूर्ण बंगाल के नवाब में शामिल, लिखिएगा अली वर्दी खां, ठीक है, एरो देख लिखिएगा। इसने यूरोपियों की तुलना, इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। इसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। अपॉस्ट्रोफी घेर के लिखिएगा थोड़ा बात। यदि इन्हें ना छेड़ा जाए, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए, यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी। यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए, यदि इसे ना छेड़ा जाए तो शहद देगी, और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेगी। शांति प्रिय आदमी था, तो चाहे काहे के लिए बीच में हम माथा उथा लगाएंगे इसमें। अगर इसको छोड़ देते हैं तो चुपचाप से ये अपना काम एक्टिविटीज कर लेगा। हम किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस करने के मूड में नहीं है। हम कह सकते हैं एक तरह से ईवी ईवी डुप्ले और बेलेजली की राह पर चलने वाला लोग था। कौन? अली वर्दी खां। नेक्स्ट लिखिएगा, लिखिएगा बंगाल के नवाब में शामिल महत्वपूर्ण शासकों में से, बंगाल के नवाब में शामिल महत्वपूर्ण नवाबों में से मीर जाफर, मीर जाफर। बंगाल के नवाबों में महत्वपूर्ण शामिल नवाब में से पहला मीर जाफर। लिखेगा इसे क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। इसे क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। हाँ, रॉबर्ट क्लाइव का, इसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। गीदड़, इसे रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ कहा गया है। इसके बाद लिखिएगा मीर कासिम, मीर कासिम जो बंगाल की ओर से, मीर कासिम जो बंगाल की ओर से बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ। मीर कासिम जो बंगाल की ओर से बक्सर के युद्ध में शामिल हुआ। जो बंगाल की ओर से बक्सर युद्ध में शामिल हुआ। और वहीं पे लिखिएगा बंगाल के अंतिम नवाब के रूप में, बंगाल के अंतिम नवाब के रूप में मुबारक उद दौला, बंगाल के अंतिम नवाब के रूप में मुबारक उद दौला, मुबारक उद दौला, मुबारक उद दौला। ब्रैकेट में लिखिएगा 1770 से 75, 75, 1770 से 1775 लिख लिए। अब लिखिएगा बंगाल का स्पेशलाइजेशन हम लोग के पास आ गया। थोड़ा ट्रैक को मिला देते हैं, ट्रैक को मिला देंगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा सा समझिएगा। देखिए हम कर क्या रहे हैं, अप्रोच को समझिएगा। पहले क्या करते थे, अब इस बार हम क्या कर रहे हैं। पहले क्या करते थे कि ये एंट्री को कराते थे और बीच के एंट्री को 1707 में लाते थे औरंगजेब को, और सब मुगल बादशाह को लाते थे, ठीक है। उसके बाद बंगाल की स्वतंत्र सत्ता की स्थापना करते थे और उसके बाद रॉबर्ट क्लाइव को एंट्री देते थे। इस बार रॉबर्ट क्लाइव को पहले एंट्री दिखा दिए क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को परमानेंट रूप से दिखाना। तो इस बार थोड़ा सा इसका मोड ऑफ जो स्टाइल है उसको चेंज किए। इस बार सबसे पहले किसको दिखाए, रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि हमको ज्यादा काम किससे है कि मुगलों से काम नहीं है, हमको ज्यादा काम है रॉबर्ट क्लाइव की एक्टिविटीज से। क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव की जो फर्स्ट एक्टिविटीज है उसमें एक लड़ाई हम देख चुके हैं 1757 का, कौन? पलासी। जीत किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो निश्चित रूप से यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव का जो अप्रोच है वो तो मजबूत हो गया। अब बीच में क्या होगा कि बंगाल के नवाब का यहाँ पर इंटरेक्शन हम दिखा चुके हैं, और बंगाल के नवाब के इंटरेक्शन में बार बार एक बात का यूज कर रहे हैं कि 1717 में शाही फरमान जारी किया, कौन? फारुखसियर। हम इसको नेक्स्ट ट्रैक पर काम कर लेंगे ताकि इससे आप कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। सबको खाली एज से कर लीजिएगा, तब इधर एज कंसर्निंग बहुत अच्छा हो जाएगा। इसलिए इसको हम ट्रैक को छोड़ें क्योंकि नॉन इंटरेस्टिंग जोन है।
ज्यादा टाइम लगता। तो हम पहले क्या किए, रॉबर्ट क्लाइव को एंट्री दिए। रॉबर्ट क्लाइव के फर्स्ट कार्यकाल में 1757 में जीत किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो निश्चित रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का मनोबल तो अब बढ़ेगा, क्योंकि अब उसको लग गया कि ट्रेड जो है, ट्रेड का मामला हम लोग का उतना बेहतर नहीं जितना हम साम्राज्यवादी नीति में अपने आप को एंट्री करा सकते हैं, और हमारा जो कॉलोनिज्म का जो कंसेप्ट है वो ज्यादा प्रखर हो रहा है, मजबूत हो रहा है। रहा सा कसर, जब 3 एंगल बनेगा, बंगाल, अवध और मुगल बादशाह, ये तीनों एंगल मिल करके अब फिर किससे लड़ेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और ये लड़ाई का नाम होगा 1764 का बक्सर। फिर जीत किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इसका यह मतलब साबित हो गया कि भारत में स्वतंत्र सत्ता, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब मिलकर के भी फाइट करेंगे तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ना थोड़ा मुश्किल हो गया। कारण क्या है कि मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तीनों मिलकर के पुरजोर फाइनली सोचा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी तरह से यहां से रिलीज कर दें, लेकिन नहीं कर पाया। तो कहा जाता है कि उत्तर भारत में 1757 और 1764 की लड़ाई पूरी तरह से उत्तर भारत में काबिज करने में मदद कर दिया। निश्चित तौर पर जैसे इस बात का पता चलेगा, ब्रिटेन को लगेगा कि भारत गया था जिस टारगेट को लेकर के कि भाई हम व्यापार करने जा रहे हैं, 15 साल का अनुमति दिए थे, 20 साल में कन्वर्जन दे दिए थे कि जाइए ट्रेड सिस्टम को बहुत ज्यादा अच्छा से कीजिए। लेकिन जैसे पता चल गया किसको, ब्रिटेन को, कि नहीं ये अब जो है ना कॉलोनिज्म को कंसेप्ट को बढ़ा रहा है, यानी अब साम्राज्य को अपना बढ़ा रहा है, और 1757 और 1764 डिसाइड कर चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पर भारत के स्वतंत्र सत्ता और वहां के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन पर भारी पड़ रहा है। एक काम करते हैं, अब इसको फ्री छोड़ देंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो हो सकता है मनमानी करेगा, इसलिए एक नियम बनाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बोला जो कल तक रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, जो कल तक उसका बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स था, तो उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कर देगा, और इस एक्ट का नाम कर दिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये कब होगा, जब बक्सर युद्ध में हार होगी तीनों की तब। क्लियर। और इस तीनों की हार के नेपथ्य में छुपा रहेगा दो ट्रीट, दो संधि, जिसका नाम होगा इलाहाबाद की पहली और इलाहाबाद की दूसरी। इस तरह से रॉबर्ट क्लाइव की जो डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो पूरी तरह से कॉलोनिज्म को स्थापित करने में काफी मदद किया। हम कह सकते हैं एक लाइन में कि यहां पर पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पूरे मेंटल लेवल का यूज की, और यूज करने के बाद उत्तर भारत पर पूरा अपने आप को काबिज कर पाया। देखिएगा, समझ पा रहे हैं? हाँ, मतलब हल्का सा भी डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, समझ रहे हैं ना। हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम लोग काम कर रहे हैं, काम पे ध्यान दीजिएगा। पढ़ाई उढ़ाई के बारे में बाद में बात करेंगे। एक क्लास है कि हम काम देख रहे हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी काम क्या क्या किया, और अगर काम के लिहाज से पढ़िएगा तो हिस्ट्री बहुत अच्छा हो जाएगा, पढ़ने के लिहाज से पढ़िएगा तो कभी नहीं अच्छा होगा। क्योंकि अगर जैसे करोगे हिस्ट्री तो दिमाग में चलेगा, अगर याद करना पड़ेगा। वो काम कर रहे हैं, हमको काम दिया गया था पहला कौन, 1498 वाला, हम किए हैं काम की नहीं, 1731 तक काम किए, और इसमें से हमको क्या मिला था टास्क कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को काबिज कर दें, हम किए कि नहीं। जब इसको किए क्या काबिज, तो ये सब आपस में लड़ा, तो लड़ाई में सबको पीछे पीछे हटाए, फिर इसको स्टैब्लिश करना है। तो स्टैब्लिश करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, भारत के सिचुएशन को दिखा रहे हैं। तो सिचुएशन में किस स्वतंत्र सत्ता को दिखा रहे हैं, बंगाल को, और बंगाल में किसको दिखाए, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला हार गया ना, तो कौन कौन प्रभावी होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। अब 1764 में बक्सर भी हार जाएगा तो कौन प्रभावी होगा, ये हम नहीं कर रहे हैं, वो किया है, और हम इस काम को आपको दिखा रहे हैं जो किया गया। ऐसा नहीं कि हमारा मन करे तो बीच में चेंज कर देंगे, नहीं जीता था बक्सर में, तो हमको खाली पता है, ये सब बात नहीं है। ध्यान रखिएगा कि हम काम दिखा रहे हैं, और धीरे धीरे अब जो है किसको लाना शुरू कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो एक बार उसको प्रोमिनेंट करेंगे, मजबूत करेंगे, और दूसरे तरफ से फिर पहुंचेंगे और इस बार उसको रिलीज भी करेंगे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को काबिज भी करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से रिलीज भी करेंगे। यही कराना, दैट इज द मॉडर्न इंडिया। हो गया काम, लिखिएगा, समझ रहा है ना। हाँ लिखिएगा, लिखिएगा रॉबर्ट क्लाइव का दूसरा कार्यकाल। रॉबर्ट क्लाइव का इस बार एकदम और मजेदार इसको बनाए, जैसे कि इस बार का जो सेक्शन है ना वो एकदम फ्रेश सीधा जाएगा। हर बार एक बीच में आकर के थोड़ा सा ट्रांजिटिव फेज करता था मुगल, वो बदमाशी करता था जिसके कारण भूलने का चांस बनता था। इस बार भूलने का चांस नहीं बनेगा, साफ कर दिए हैं। रॉबर्ट क्लाइव का फर्स्ट दिखाए, फर्स्ट में 1757 में हार किसकी, सिराजुद्दौला का हार हुई, तो डोमिनेंट कौन हुआ, रॉबर्ट क्लाइव। ईस्ट इंडिया कंपनी 1757 तक ब्रिटेन जाके वेट कर रहा है, अच्छा ठीक है देखते हैं। अब 1764 का दूसरा होगा, लेकिन 64 की लड़ाई में ये था नहीं, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। 1764 की जो लड़ाई बक्सर की हुई इसमें रॉबर्ट क्लाइव नहीं था, रॉबर्ट क्लाइव बाद में बना,
यानी दूसरा उसका कार्यकाल आया। लेकिन अब जब इलाहाबाद की संधि हुई तो रॉबर्ट क्लाइव आ गया और फिर अपने डिप्लोमेटिक सिचुएशन का यूज कर लिया। मतलब जिस समय बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध में अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह की हार हुई थी, उस समय रॉबर्ट क्लाइव यहाँ का गवर्नर नहीं था। लेकिन जैसे इसकी जीत होती है फिर से इसकी री एंट्री होती है और इस बार इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि करके अपने पूरे डिप्लोमेटिक पोजीशन का यूज करता है। एक तरफ एक को कंपनसेशन का चार्ज करता है तो दूसरी तरफ जिसको देना होता है दूसरे को, एक से लेकर दूसरे को दे दिया जाता है। इससे साफ पता चल जाएगा कि तीनों कोऑर्डिनेट करके लड़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी को रिलीज करने, लेकिन आपस में उसी की संपत्ति को तीनों में बांट दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर अगले बार एक मैसेजिंग दिया जाता है कि अगले बार अगर इस तरह की कोई बात हो तो कभी भी तीन इकट्ठा मिलकर के लड़ेगा नहीं, ओवरऑल घाटा ही होगा और फायदा किसको होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। एक तरह से मैसेजिंग भी करवा रहा था कि मेरे खिलाफ कॉन्स्पायरेसी तुम लोग मिलकर ना करो, मेरे खिलाफ तुम लोग एकत्र ना हो। अगर तुम लोग यूनानिमस थॉट पर आते हो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो पक्का है कि जो इसके बाद रिट्रीट होगा उसमें पूरे माइंड का हम यूज करेंगे, और किया भी। उस पूरे माइंड के यूज का नाम है इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। लिखिएगा दूसरा कार्यकाल, लिख लिए दूसरा कार्यकाल लिखिएगा 1765 to 67, 65 से 67, 1765 to 67। अब बताइए बक्सर कब हुआ? 64 में। एंट्री कब किया? 65 में। तो साफ हो रहा है कि जब 64 की लड़ाई थी उसमें क्लाइव नहीं था, यानी लड़ाई के बाद इसकी एंट्री हो रही है। लेकिन एक बार हम लोग लड़ाई को देख लेते हैं, लड़ाई का नतीजा क्या था। लिखिएगा टाइटल में रॉबर्ट क्लाइव का नहीं, रॉबर्ट क्लाइव का पहले दूसरा कार्यकाल में लिखिएगा कि क्लाइव 1760 में, छोटा छोटा पॉइंट लिखिएगा, क्लाइव 1760 में इंग्लैंड लौट गया था। क्लाइव 1760 में इंग्लैंड लौट गया था। इसके बाद 1760 में हॉलवेल आए। क्लाइव 1760 में इंग्लैंड लौट गया, इसके बाद 1760 में हॉलवेल आए। हॉलवेल, हॉलवेल नहीं, हॉलवेल लिख लिए। हॉलवेल के बाद वेंसी टाट नियुक्त हुए। हॉलवेल के बाद आया वेंसी टाट। हाँ, ये सब नहीं याद करना है, खाली बस सीक्वेंस देखना है, याद उद नहीं करना है, खाली याद ध्यान रखना है कि सब कौन कौन आया था, दिमाग में रहना चाहिए बस। रटने की जरूरत नहीं है, ना हॉलवेल का नाम याद रखना ना वेंसी टाट का, ये सब कोई काम का नहीं है। हाँ, हॉलवेल आया, फिर कौन आया? वेंसी टाट। लिखिएगा, बॉक्स बनाइएगा बीच में। अब लिखिएगा बक्सर का युद्ध, बॉक्स बना के लिखिएगा बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध लिखिएगा 22 अक्टूबर 1764। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। 22 अक्टूबर 1764। जैसे मैच में वर्सेस लिखते हैं वैसे वर्सेस लिखिएगा, जैसे लिखते हैं न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, उसी तरह लिखिएगा वर्सेस। लिखिएगा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध के नवाब शुजा उद्दौला। नीचे नीचे लिखिएगा, एक साथ मत लिखिएगा। अवध के नवाब शुजा उद्दौला, अवध के नवाब शुजा उद्दौला, शुजा उद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। अवध के नवाब शुजा उद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम। बीच में लिखिएगा वर्सेस अवध के नवाब शुजा उद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और तीसरा बंगाल के नवाब मीर कासिम। ये सब इकट्ठा एक साथ, बीच में लिखिएगा वर्सेस, बीच में वर्सेस लिखिएगा अंग्रेजी सेना के सेनापति, वर्सेस अंग्रेजी सेना के सेनापति कैप्टन मुनरो, अंग्रेजी सेना के सेनापति कैप्टन मुनरो, मुनरो MUNARO, मुनरो।
अंग्रेजी सेना के सेनापति कौन? कैप्टन मुनरो। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा नीचे से, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत होती है। क्लियर? कौन जीतता है? अंग्रेज। यानी 1757 में कौन जीतता है? अंग्रेज। 1764 में कौन जीता? अंग्रेज। पॉलिसी चेंज होगा ना, किसका? मनोबल बढ़ेगा, मेंटल लेवल चेंज होगा, भारत के संदर्भ में उसका कंसेप्ट चेंज होगा, और जब चेंज होगा तो इस बात का पता किसको चलेगा? ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन तुरंत इसमें अपना इमीडिएट एक अपना ट्रिक लगाएगा, सोचेगा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अगर भरोसे हम सब काम छोड़ दिए, सोचिएगा मान लीजिए कि आप इंडिया के लोग हैं और आपके इंडिया के रिलायंस की कंपनी भूटान में जाके कुछ काम कर रही है, ठीक है, और भूटान में इसको हम भेजे किसके लिए? ट्रेड के लिए, कि जाइए बिजली का काम कीजिए, जाइए टेलीकम्युनिकेशन का काम कीजिए, जाइए सोना का काम कीजिए, चांदी का काम कीजिए। किसको? रिलायंस को। और रिलायंस जाकर के भूटान पर अपना आधिपत्य जमा लिया, और रिलायंस क्या करेगा कि खुद से भूटान के लिए नियमावली बनाना शुरू करेगा, तो हम इंडियन को बर्दाश्त थोड़ी होगा। इंडिया तुरंत रिलायंस की, चूंकि रिलायंस को क्या दिया था? ट्रेड पॉलिसी, और ट्रेड पॉलिसी के थ्रू कहा जाके भूटान में काम कीजिएगा। जस्ट इमेजिनरी बात कर रहे हैं, सब मत मान लीजिएगा ऐसा हो रहा है। इन्हें बोलने का सभी जानते हैं सर वो और काम हो रहा है, भेज रहा है रिलायंस को भूटान। अब भूटान हम लोग का हो जाएगा गुलाम। ये सब मत अपने दिमाग लगाने लगेगा, नहीं तो फिर एक अलगे कहानी शुरू हो जाएगा। अब पूछेगा ये कौन बात बता रहे हैं? कहीं राजपूत सर बता रहे हैं। अब रिलायंस वाला हम पर केस कर देगा कि बताइए हम गैबो नहीं किए भूटान, हमको घाटा हो रहा है झूठ मूठ का। ना भूटान गए, ना टेलीकम्युनिकेशन किए, ना तो चांदी की देखे, ना सोना देखे, और झूठ मूठ का आप एक नया कहानी गढ़ दिए। आई कहानी से हमको घाटा हो रहा है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये पूरी घटना काल्पनिक घटनाओं पर आधारित, इसका वास्तविक जीवन से लेना देना नहीं है, बस हम एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहे हैं, उदाहरण के तौर पर। क्लियर? तो वही समझा रहे थे, ऐसा नहीं कि इसको सच मान लीजिएगा। तो इंडिया जो है रिलायंस को एक ट्रेड पॉलिसी के थ्रू भेजा कहां? भूटान। भूटान में जाके ट्रेड पॉलिसी करते करते इसके एडमिनिस्ट्रेशन में घुस गए। एडमिनिस्ट्रेशन में घुस करके रिलायंस की कंपनी और भूटान के बीच फाइट हो जाता है, और जीत जाता है कौन? रिलायंस की कंपनी। अब रिलायंस की कंपनी पूरे फ्री हो जाता है कि हम अपनी पॉलिसी को लगा पाए। इसी बीच इंडिया को पता चलता है कि हम तो तुमको बुड़बक भेजे थे वहां पर व्यापार करने, और तुम दूसरा काम शुरू कर दिया है, रुक तुम्हारे लिए कोई नियम भेजते हैं। नियम नंबर 2023 2023 का तुमको नियम भेजते हैं। नियम क्या रहेगा कि तुम जो कुछ भी करेगा उस सब काम बिना मेरे से पूछे नहीं कर सकता, नहीं तो तुम्हारा ट्रेड का सिस्टम कैंसिल। क्लियर है? तो आप बताइएगा, तो यहां पर मुहरा कौन है? रिलायंस, लेकिन एक्चुअल काम कौन कर रहा है? इंडिया। बस वही बात थी, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी और ब्रिटेन देश था। ब्रिटेन अपने ट्रेड पॉलिसी के थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने के लिए भेजा था। अब ट्रेड करते करते इस साम्राज्यवादी नीति में घुसना शुरू हो गया, तो निश्चित तौर पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स में अब उसके लिए पर्टिकुलर नियम बनना शुरू हो गया। और अब क्या करेगा कि जैसे 1764 में जीत, 1757 के पलासी में जीत, उसी समय ब्रिटेन को लगेगा कि अब ये ट्रेड का काम कम कर दिया है, साम्राज्य में ज्यादा घुसा है, एक काम करते हैं कि हाउस ऑफ कॉमन्स में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जारी कर दिया जाए। अब नियम बना दिया जाए कि जो कल तक बंगाल का तुम्हारा गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। किस नियम के थ्रू? 1773। और तुम्हारा जो गवर्नर जनरल है वो सेंटर में रहेगा, और चारों तरफ से मेरा आदमी उसको घेर के रखेगा, और मेरे बिना आदमी के कंसर्निंग का एक काम तुम इंडिया में नहीं कर सकते हो। यानी काम किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का। कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसकी? ब्रिटेन का। आप समझ पा रहे हो? कोई हिस्ट्री में दम थोड़ी है, समझना खाली है। समझ जाओगे लगा रही तो हम सब जानते ही थे। लगना चाहिए कंपनी का आप नियम समझ रहे हैं, और नियम से पढ़िए, काम आपका पक्का हो जाएगा। तो अब आपको समझ में आएगा, पहले जो आप रटते थे ना, क्या हो रहा है कि दिक्कत देखिए, समझिएगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अगर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा रहे हैं ना, संवैधानिक विकास, तो डायरेक्ट 1935 तक पहुंचा दे रहे हैं। यही गलती कर रहा है, और ये गलत कंसेप्ट है। पूरे हिंदुस्तान के टीचर यही कर रहा है। पूरे हिंदुस्तान के टीचर, किसी का वीडियो देखिए, किसी का कंसेप्ट देखिए, किसी का सिस्टम देखिए, 1773 शुरू करके 1945 पर खत्म कर देगा, और बोलेगा कि वो चैप्टर खत्म कर दिया संवैधानिक विकास। आप लोग खुश है ना? क्या खुश रहेंगे? कुछ पता नहीं चला क्या खुश रहेंगे। खुशी तब होती जब उसके मर्म को समझते। हम क्या करेंगे? इसके पैरेलल सिचुएशन को दिखाएंगे, इसके पैरेलल सिचुएशन को दिखाएंगे, इधर के पैरेलल के सिचुएशन से इधर आएंगे। यानी डायरेक्शन अपना क्या करेंगे? हमेशा कोलैटरल रखेंगे। साइंस बोलता है, साइंस ये बोलता है कि जिस किसी नियमावली को आप दिखाना चाह रहे हैं, उस नियमावली के कंटेम्पोररी सिचुएशन को आपको दिखाना जरूरी है।
और अगर कंटेम्प्रेरी सिचुएशन को आप कोरिलेट कर पा रहे हैं तो बच्चों के दिमाग में सीधा सीधा आ जाएगा। ये हम समझते हैं, हो सकता है मेरा कंसेप्ट गलत हो सकता है मेरा कंसेप्ट सही हो, मतलब ये हम इसको मतलब प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब तक जितने क्लास में पढ़ाए हैं सबके दिमाग में मॉडर्न इंडिया बसा है। इसके पीछे वजह क्या है कि हमने इसके ट्रैक को ही चेंज कर दिया। अभी तक फिर से बोल रहे हैं, हो सकता है कि हम इस प्लेटफॉर्म पर आकर के वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं, हो सकता है इस ट्रैक को कोई समझ जाए, लेकिन अभी तक के इतिहास में किसी ने ये हिम्मत भी नहीं किया कि 1773 को रॉबर्ट क्लाइव से ट्रैक करके वॉरेन हेस्टिंग्स से जोड़ करके वॉरेन हेस्टिंग्स को बता के फिर मराठा में घुस करके ये काम कर पाए। और हम करेंगे, हम वॉरेन हेस्टिंग्स पर भी काम करेंगे, हम 1773 पर भी काम करेंगे, हम मराठा पर भी काम करेंगे, और हम आंग्ल मैसूर पर भी काम करेंगे। यानी पैरेलली चैप्टर चलेगा, पैरेलली हम लोग का गवर्नर जनरल चलेगा, और पैरेलली नियम चलेगा। और नियम बनाएगा कौन? ब्रिटेन। मतलब हम लोग का एकदम साइंटिफिक हिस्ट्री है, और ये साइंटिफिक हिस्ट्री आपको ज्यादा समझ में आने वाला है, क्योंकि जब तक हम अपने काम को एक तरीके से नहीं करेंगे तब तक हम लोग का वो नहीं हो सकता। लिखिएगा थोड़ा सा। ब्रिटेन घुस के काट रहा था कुछ, इतना अच्छा कंसेप्ट दे रहे थे, काट ले जा रहा था। हमको लगता है 10-12 बार काटा है। हाँ, नहीं वो काट रहा था, हमको मतलब कि पहले तो अच्छा लगा। हाँ, पहले अच्छा लगा गुदगुदा रहा है, और हम बोल रहे थे अच्छा से। फिर हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया को अपनी ठेला पे लगाता था कंपनी। अरे पूछने वाला बात है, सरकारी प्राइवेट तुम इंडिया में कर रहे हो, इंडिया ना गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कर रहे हो, कि कंपनी कोई सरकारी हो जाता है। जैसे कंपनी कोई अपना ऑथराइज किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, जैसे कोई रिलायंस कंपनी सरकारी है, अडानी ग्रुप सरकारी है, मतलब पब्लिक सेक्टर का उस तरह होगा। और हम क्यों पता करेंगे तुम सरकारी था कि प्राइवेट था? हमको काम क्या है? हमको काम है ईस्ट इंडिया कंपनी के अप्रोच से। लिखिएगा, लिखिए। बोल ही लेते हैं, चलिए लिखिए। 1757 का प्लासी और 1764 के बाद लिखिएगा, लिखिएगा। बक्सर विजय के बाद, नहीं दोनों वर्सेस लिख लिए ना, बस थोड़ा सा लिखिएगा, इस दोनों युद्ध के बाद, नहीं नहीं बॉक्स में ही, सेंटर में, सेंटर यहाँ से लिखिएगा, इस युद्ध के बाद या इस दोनों युद्ध के बाद, कौन? 1757 और हाँ लिखिएगा। हाँ काटा है बहुत जल्द। लिखिएगा, इस दोनों युद्ध के बाद 1757 और 1764 के बाद, 1757 और 1764 के बाद इसका प्रभाव, इफेक्ट, 1757 और 1764 के बाद इसका प्रभाव, इफेक्ट क्या क्या हुआ, सेंटर में लिखिएगा। लिखिएगा, शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला में मीर कासिम की हार। शाह आलम, शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला और मीर कासिम की हार, मीर कासिम की हार। लिखिएगा, शाह आलम द्वितीय शुजाउद्दौला एवं मीर कासिम की हार। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता कायम। अंग्रेज, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखिएगा, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता कायम। हाँ, सॉवरेन, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता कायम, सॉवरेनिटी जिसको बोलते हैं। मीर कासिम को हराकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया।
हाँ नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट लिखेगा। मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। मीर कासिम को हटाकर पुनः मीर जाफर को गद्दी पर बिठा दिया गया। रक्षा व्यवस्था, सेंटर में सब बात लिखिएगा, थोड़ा सा स्पेस दे करके। रक्षा व्यवस्था, डिफेंस अरेंजमेंट, सेना, आर्मी, रक्षा व्यवस्था, सेना, वित्तीय व्यवस्था, रक्षा व्यवस्था, इसके बाद सेना, इस पर लिखिएगा वित्तीय व्यवस्था, फाइनेंशियल सिस्टम, वित्तीय व्यवस्था, बाह्य संबंधों पर नियंत्रण, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री पर कंट्रोल, बाह्य संबंधों पर नियंत्रण, रक्षा व्यवस्था, सेना, वित्तीय व्यवस्था और बाह्य संबंधों पर नियंत्रण अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेजों ने अपने अधिकार में कर लिया। क्लियर? किसके बाद? 1757 और 1764 के युद्ध के बाद। आप समझ पा रहे होंगे कि उसका काम था हमारे हिंदुस्तान में ट्रेड पॉलिसी को लागू करना। आया था मेरे यहाँ किस क्या चीज को, व्यापार करने को लेकर। लेकिन 1757 और 1764 इस बात को डिसाइड कर दिया कि अब धीरे धीरे हमारे साम्राज्यवादी नीति में घुस रहा था। और घुसने का सबसे महत्वपूर्ण कारण हम देख पा रहे थे कि बंगाल में कॉन्स्पायरेसी जैसी चीजों को वो क्रिएट किया। उस कॉन्स्पायरेसी का शिकार हुआ सिराजुद्दौला। वही बात जब बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल बादशाह तीनों इकट्ठा होकर के फाइट करते हैं तो उस पर भी हार हो जाती है इन तीनों की। और फाइनली जीतता कौन है? ईस्ट इंडिया कंपनी। जैसे इसकी जीत होती है वैसे ही संप्रदाय जो साम्राज्यवादी नीति में इसका जो कंसेप्ट चल रहा था उसमें वित्तीय जो फाइनेंशियल सिस्टम था अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, सेना को अपने अंडर कंट्रोल कर लिया और एक्सटर्नल अफेयर्स जो पॉलिसी थी उसको भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। इस सब बात का पता ब्रिटेन को हो गया कि अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड पॉलिसी से हटकर अब सीधा सीधे कोलोनिज्म में एंट्री कर रहा है, यानी औपनिवेशिकवाद को स्थापित करने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर अब हमारा यहाँ पर रुक अगर हम थोड़े से भी टाइम डिले करते हैं तो हो सकता है ये अपना पॉलिसी कुछ बना ले। एक काम करते हैं, इसके लिए इमीडिएट हम हाउस ऑफ कॉमन्स में पास करवाते हैं एक कंप्लीट। और 1772 में लॉर्ड नॉर्थ उस समय था वहां का प्रधानमंत्री, उसने गुप्त प्रतिवेदन पर हिडन एक रिपोर्ट किया गया। उस हिडन रिपोर्ट पर तैयार किया एक 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। सीधा सीधी पहला लाइन में लिख के दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको तुम बंगाल का गवर्नर बोलते थे अब वो बंगाल का गवर्नर ना होकर के बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। ये जनरल वर्ड जोड़ करके ये डिसाइड कर दिया कि ये नियम अब ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं बल्कि ब्रिटेन इंपोजिंग कर रहा है। साथ ही साथ बोला जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा उस बंगाल के गवर्नर जनरल को कोऑर्डिनेट करने के लिए मेरा 4 आदमी रहेगा, क्लेवरिंग, मानसन, फिलिप फ्रांसिस और बर्वेल। ये 4 आदमी को भेज दिया किस पर कंट्रोल करने के लिए? गवर्नर जनरल को। बोला गवर्नर जनरल अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता है जब तक ये 4 आदमी से कंसर्निंग नहीं होगा। और ये 4 आदमी डायरेक्ट कंसर्न किसका रहेगा? ब्रिटेन के साथ। समझ पा रहे हैं कैसा लगाया सिस्टम? सिस्टम को समझिएगा, एकदम कंट्रोलिंग लगा किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का समझ में आ गया कि कल तक हमको जो ट्रेड का काम दिया था अब हम जैसे साम्राज्य में एंट्री किए अब हमारे पर ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक एडमिनिस्ट्रेशन लगा दिया गया। कहीं ना कहीं एक लोकपाल की तरह बात दिखने को मिल रही थी। अब जैसे समझिएगा धीरे धीरे ब्रिटेन का कंडीशन था कि अगर कोई भी कंपनी जाके किसी तरह से काम करती है तो धीरे धीरे उसको छूट दिया जाता है। और छूट के क्रम में ये टारगेट में होता है कि जितना भी ट्रेड पॉलिसी वो मेरे अंडर हैंड आ जाए। और अंडर हैंड आया 1813 का चार्टर एक्ट में क्या किया कि 2 व्यापार मात्र छोड़ दिया ब्रिटेन के पास कि तुम चाय और चीन के साथ करो, बाकी तुम्हारे अंदर व्यापार का काम कोई नहीं होगा। और फिर वेट किया 1833 में वो दोनों भी छीन लिया। कौन? ब्रिटेन। यानी पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा कि तुम अब भारत में व्यापार नहीं करोगे। ये सब कौन करेगा? ब्रिटेन डायरेक्ट करेगा। और 1858 में कहा कि तुम्हारे हाथ का जो सिस्टम है अब क्राउन के पास चला जाएगा। किसके पास चला जाएगा? क्राउन। और जब जब इस तरह का काम किया तब तब वो क्या किया कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जोन को देख रहा था उसका नाम चेंज कर दिया। कभी बंगाल का गवर्नर तो कभी बंगाल का गवर्नर जनरल तो कभी भारत का गवर्नर जनरल तो कभी भारत का वायसराय, बस नाम चेंज करते रहा। 1833 के
1833 के चार्टर एक्ट में क्या किया था कि जैसे उसके संपूर्ण व्यापारिक अधिकार को खत्म कर दिया गया, वैसे ही कर दिया कि कल तक जो बंगाल का गवर्नर था वो गवर्नर जनरल था, अब हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल, और इस पोस्ट पर एंट्री हो गया लॉर्ड विलियम बेंटिंग का। 1858 का भारत शासन अधिनियम जैसे ही ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, अब वो जैसे टैकलिंग करना शुरू कर दी, तो अब उसका भारत का जो कल तक गवर्नर जनरल था उसका नाम हो गया भारत का वायसराय। कुछ नहीं किया, सिर्फ इंटाइटलमेंट को चेंज कर दिया ताकि यह पता चल पाए कि नियम के अनुसार भारत में काम हो रहा है, और इस नियम को बना रहा है कौन? ब्रिटेन। क्लियर है? लिखिएगा। लिखिएगा 53 लाख के वार्षिक पेंशन पर, नेक्स्ट पॉइंट, बॉक्स अभी रहेगा, अभी नहीं बोलेंगे तब। 53 लाख के वार्षिक पेंशन पर, 53 लाख, 53 लाख के वार्षिक पेंशन पर, 53 लाख के वार्षिक पेंशन पर बंगाल के नवाब को रख लिया गया। बंगाल के नवाब को अब पेंशन पर कर दिया, तब पेंशन का प्रोसीडिंग होगा तब ना कुछ किया होगा इसके लिए। लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके लिए, इसके लिए कराई गई प्रक्रिया में शामिल था, इसके अभ्यक्त बंद कर दीजिए और पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, इसके लिए कराई गई प्रक्रिया में शामिल था, इसके लिए कराई गई प्रक्रिया में शामिल था। ये सब काम के लिए कुछ प्रक्रिया किया होगा ना, प्रोसेस किया होगा ना, इसके लिए कराई गई प्रक्रियाओं में शामिल था। कराई गई प्रक्रिया में शामिल था। लिखिएगा इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की पहली संधि, ब्रैकेट में लिखिएगा 1765, 1765। डेट भी लिख सकते हैं 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 इलाहाबाद की पहली संधि। ब्रैकेट में लिखिएगा वहीं पर रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच, रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच ठीक है। कौन सी संधि किया? इलाहाबाद की पहली। देखिए कितना डिप्लोमेटिक था, पहले सुन लीजिएगा तब मजा आएगा आपको। रॉबर्ट क्लाइव पहले में 1757 का लड़ाई देख के गया, इस पर इंग्लैंड चला गया और 1757 में सिराजुद्दौला का कॉन्स्पायरेसी आदमी को ढूंढ निकाला, जिनमें से मीर जाफर को सबसे पहले वो कलेक्ट कर लिया था, उधर से शौकत जंग को कर लिया, और उधर से उसकी मौसी थी घसीटी बेगम, उसको कलेक्ट किया, पूर्णिया के शासक थी। इस सब को कॉन्स्पायरेसी में उसको शामिल किया, और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार होती है। अब ये कहाँ चला जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड में इसको पता चला कि वहां पर इंडिया में 1764 में फिर से विजयी हो गया कौन? अंग्रेज। और अंग्रेज से हार गया है तीनों, कौन? अवध के नवाब, बंगाल के नवाब और मुगल बादशाह। निश्चित तौर पर तीनों बड़ा शक्ति था, तीनों को हराने में ये सफल हो गया। तो सफल हो गया। अब ये सोच क्या था कि अगर दूसरा टेन्योर मेरा शुरू होता है तो हम एक काम करेंगे, पहले तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का जो आदमी है शाह आलम द्वितीय, उसको पहले हम कंफर्म कर देंगे कि तुम्हारे साथ मेरा क्या ट्रीट होगा, तुम दूसरे से मतलब नहीं रखोगे, तो हमारा तुम्हारा जो संधि होगा वो अलग एक अलग चैनल का होगा, और दूसरी संधि हम जिसके साथ करेंगे उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होगा। तो पहली संधि किसके साथ करता है? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ करके क्या कहता है कि आपको हम पेंशन पर ले आते हैं। किस पर ले आते हैं? पेंशन पर। और पहले को बोला कि अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा फाइनेंशियल मेरे पास रहेगा, एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पास रहेगा, रक्षा का सेक्शन मेरे पास रहेगा, एक्सटर्नल अफेयर्स का पूरा कोऑर्डिनेशन मेरे पास रहेगा, और आपको चुपचाप से 26 लाख रुपए पेंशन देंगे, इसी पर आपको काम करना है। इसको मुगल बादशाह को। तो निश्चित रूप से जिसको पेंशन दे रहे हैं उसका कहानी तो खत्म हो गया ना, रिटायरमेंट हो गया। ये बात किससे किया? शाह आलम से। अब शाह आलम से काम करके उसको एश्योरेंस कर दिया। अब जिसको लगा कि चलो कुछ भी तो आ रहा है, एश्योर तो हो गए, अब वो हट गया। दूसरा संधि जाकर के इलाहाबाद में अवध के साथ करता है। किसके साथ करता है? अवध। बोला तू कहे बीच में छटपटा के घुस गया था? ठीक है, बंगाल का नवाब था, वहां पर फाइट मेरा हुआ,
ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल बादशाह था, उससे मेरा फाइट हुआ। तुमको कौन कहा था मूसलचंद बनने के लिए बीच में? तुम काहे छटपटा के कूदा? और तुम कूदा है ना, तो तुमको देना पड़ेगा कंपनसेशन ऑफ द वॉर, तुमको क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा कि जितना खर्चा हुआ है ना लड़ाई में, ये सब पैसा तुम पहले गछो। बोला हम कहा वो दोनों छोड़ो ना, तुम बीच में जो घुसा, ये मैसेजिंग करना चाह रहा था आसपास के स्वतंत्र सत्ता को कि जब हमारी किसी से लड़ाई होती है तो बीच में कूदिए नहीं, कूदिएगा तो कंपनसेशन चार्ज लगा देंगे। समझ पा रहे हैं? दूसरा और बोला कि तुम्हारे पास इलाहाबाद और कड़ा है ना? बोला हाँ है। का ई नहीं तुम्हारे पास रहेगा। बोला किसको देना है? का ई तुम दे दो मुगल बादशाह को। अरे तो मुगल बादशाह उनके तरफ से हम लड़े और उनको हम दे भी दें? का तुमको लड़ने कौन बोला? ये दोनों लो, और इधर फर्स्ट संधि मुझसे गचवा लिया कि आपको हम इलाहाबाद और कड़ा दे रहे हैं। किसको? मुगल बादशाह। आप 26 लाख पेंशन भी दे रहे हैं और इलाहाबाद कड़ा भी दे रहे हैं। इलाहाबाद और कड़ा इंग्लैंड से लेकर आया नहीं था, इलाहाबाद और कड़ा किससे ले लिया? अवध से। कहा ये आप ट्रांसफर ले लीजिए, अब बाकी हम उसको अब निपटाते हैं। किसको? बंगाल के नवाब। वो थोड़ा ठीक ठीक चल रहा है, उसको 53 लाख पेंशन कर देते हैं और तीनों के साथ डिप्लोमेटिक पोजीशन के थ्रू कर दिया एक ट्रीट, एक संधि। और इस इलाहाबाद की संधि के बाद अब इसका अस्तित्व पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका था। इस तरह से साफ तौर पर कह सकते हैं कि उत्तर भारत पर कब्जा जमा लिया कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस बात का पूरा सेगमेंट, पूरा जो अप्रोच है ब्रिटेन को एकदम पूरा साफ साफ पता चलना शुरू हो गया कि अब लग गया कि पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपने सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। एक काम करते हैं, इमीडिएट इसके एक नियम बनाते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और जैसे इमीडिएट नियम बनाता है, जो कल तक बंगाल का गवर्नर था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो हो जाएगा बंगाल का गवर्नर जनरल। और वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में होने वाली घटनाओं को हम लोग सामने ले आएंगे। तो ट्रैक सही है ना, कहीं हिलना नहीं है। ये जो कर रहा है, जो बोल रहा है हम वही कर रहे हैं। हम कहीं से भी दाएं बाएं कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं कूद करके बोल दिए कि आज हम लोग मराठा पढ़ेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। हम जो होते जाएगा घटना आपको बताएंगे और आपको लगेगा लाइव चल रहा है इस क्लासरूम में मॉडर्न इंडिया। ये अगर पता चल गया तो आपका काम हो गया। यानी अब आप समझ पा रहे हैं कि इलाहाबाद की पहली संधि और दूसरी संधि कोई मामूली संधि नहीं थी, बल्कि उत्तर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को काबिज होने का एक बहुत बड़ा ट्रीट था, एक बहुत बड़ा संधि किया गया जिसमें नेपथ्य से काम कर रहा था ब्रिटेन। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं।